everyone, my cute little Wangxian family want to be queen का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। वांगजी जाग जरूर गया लेकिन वो दरबार नहीं गया। ये सम्राट अभी भी अपने मंत्रियों के गुस्से का सामना करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और सम्राट के पद से इस्तीफा देकर वो अब शाही रसोई में रसोइया बन गया। अब वो रसोई बन गया और वो क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। जैसे निर्दयी सम्राट ने इसे उसकी जिद के कारण कोई रसोई का काम कौन करवाएगा। विंग ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम सच में काम कर रहे हो? वांगजी ने सिर हिलाकर सहमति और कहा, मैं अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना चाहता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। वही मिंग ने कहा, क्या मैं सही देख रहा हूँ? उसने वांगजी की जिद खत्म करते हुए कहा, ठीक है तो फिर करो। वांगजी ने खुशी से कहा, सच में? मिंग भी मुस्कुराया और कहा, हाँ। उसने प्याज से भरा एक कटोरा वांगजी के सामने रख दिया और कहा, इसे काट कर दो। वांगजी ने प्याज को देखते हुए अपनी पलकें झपकाई। फिर उसने कहा, यह तो कठिन नहीं है। मैंने युद्ध मैदान में हवा में अपनी तलवार से ह्यूमंस को काट डाला। प्याज काटने में कोई समस्या नहीं होगी। वहीं शुयांग ने वांगजी ने जो कहा उसे सुनकर सिहरन महसूस की और अपने आप में कहा, लेकिन हम यहाँ किसी ह्यूमन को नहीं काट रहे हैं किंग। एंगशी ने अपने मन में कहा, प्लीज मेरी रसोई को मत बर्बाद करना किंग। जंगशा वांगजी को उदास चेहरे से देख रहा था और उसने अपने मन में कहा, एक महान सम्राट रसोई में नौकरों के साथ प्याज काट रहा है, वाह वाह। तभी जोशान जंगशा के कान के पास फुसफुसाया। उसने कहा, किंग बहुत आशाजनक लग रहे हैं। ने भी जोशान के कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, हाँ सो प्रॉमिसिंग। वहीं वांगजी ने प्याज की बीच से जोर से आवाज करते हुए काटा और कहा, ये हो गया। देखो मैंने तुमसे कहा था मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वहीं वांगजी को अजीब नजर से देख रहा था। वहीं शुयांग दर्द के साथ मुस्कुराया। विंग ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बहुत खूब महान सम्राट। उसने ताली बजाई। वहीं वांगजी ने एक प्राउड स्माइल। दोपहर के समय वांगजी बहुत गर्व से प्याज को आधा काट रहा था और हर कोई अपनी हंसी को नियंत्रित कर रहा था, यह देखकर कि वांगजी इस आधे अधूरे काम को लेकर कितना गर्व महसूस कर रहा है। जंगशा बस वांगजी को एक थके हुए चेहरे के साथ देख रहा था। वहीं विंग सम्राट के इस काम से बहुत ही तंग आ चुका था और उसे अब छुट्टी देने की आवश्यकता थी। वांगजी ने ताली बजाते हुए कहा, हो गया। वहीं विंग ने उसे प्याज भरे कटोरे को लिया और कहा, आपने बहुत बढ़िया काम किया किंग, अब प्लीज यहाँ से बाहर चले जाइए। वांगजी विंग की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था कि वो उसे कुछ बोलेगा, पर विंग ने अपना मुंह बनाया और वांगजी को कमरे से बाहर निकाल दिया। वहीं विंग द्वारा रसोई से बाहर निकाल दिए जाने पर वांगजी ने अपना मुंह बनाया। वहीं जंगशा वांगजी के ऐसे मुंह देखकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और हंसने से बचने के लिए अपने मुंह को ढक लिया। वांगजी ने नकली कफ किया और अपना पोकर फेस बनाते हुए सीधे चेहरे के साथ चलना शुरू किया और कहा, चलो डाइनिंग रूम में चलते हैं। वहीं जंगशा ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, जी जरूर। सभी राजकुमार और राजकुमारियां भोजन कक्ष में थे क्योंकि वांगजी ने उन्हें दोपहर का भोजन करने के लिए जिंगशी में आने को कहा था। इसीलिए सभी बच्चे अब भोजन कक्ष में थे और अकादमी में नहीं थे। जे हर समय नीचे देख रहा था और हनुअल भी अनुपस्थित था। हैक्वान, डे और चिंग आपस में बात कर रहे थे जबकि 3 छोटे खरगोश आपस में खेल रहे थे। वहीं सिजोई अपनी हथेली पर झुके हुए खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी कमरे में किसी ने प्रवेश किया और बच्चों को बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा। लैंड शिजर ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, ये बेघर बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी हैक्वान ने भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, और एक कुमारा राजकुमार यहाँ क्या कर रहा है? सिजर ने मुंह बनाया और कहा, मुझे सम्मान दो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। तभी हैक्वान ने भी कहा, यदि आप सम्मान चाहते हैं तो उसे अर्जित करें। वहीं सिजर ने मुंह बनाया और कहा, धिक्कार है तुम पर बच्चे। वहीं 3 छोटे खरगोश और डे सिजन को असमंजस से देख रहे थे क्योंकि वे सिजन से बहुत अधिक नहीं मिले। जैसे वास्तव में डे 15 साल का है
वहीं एजिन 9 साल का और एचा 8 साल की है। और युवान के लिए मामला तो बिल्कुल अलग है। लेकिन अपने चाचा के साथ अच्छा संबंध नहीं होना। डे ने पूरे अपने जीवन में 15 वर्षों में अपने चाचा को सिर्फ 3 बार देखा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं यह परिवार कितना गड़बड़ है। वहीं मून पवेलियन में मिया मिया अपने कमरे में बैठी थी और अपने नाखून काट रही थी। और कितने दिन उसे अपने ही पिंजरे में बंद रहना पड़ेगा। वह इस सबसे तंग आ चुकी थी। उसके अपने बच्चे बिना कुछ बताए उसका साथ छोड़कर चले गए और अब उसे किसी तरह वांगजी का पक्ष जीतना होगा और किसी भी हाल में उसे अन्य राजकुमार से प्रेग्नेंट होना होगा। उसे हरम में अपनी जगह मजबूत करने के लिए एक राजकुमार की ज़रूरत है, जो मुश्किल से ही एक हरम है। या मैंने अपने सामने पड़े चाकू को देखा और मुस्कुराई। उसने चाकू को उठाया और उसे देखते हुए बोली, आर या पार? या मैं मुस्कुराई और उसने कहा, इसमें दर्द होगा, लेकिन यदि इससे मुझे किंग का अनुग्रह प्राप्त करने में मदद मिले तो कोई बात नहीं। मैं यह नहीं जानती थी कि कोई उसके बिना जाने उस पर नजर रख रहा है। एक 20 वर्ष का एक अल्फा लड़का उसे सुरक्षित स्थान से देख रहा था, जबकि सुंदरी उसके चारों ओर उड़ रही थी। उस लड़के ने सुंदरी की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, इसकी रिपोर्ट प्रिंस को देनी है। सुंदरी वहां से उड़ गई। यह 20 वर्ष का लड़का जिंगी है। यह अल्फा है और सिजोई के लिए काम करता है। कोई इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। यह सचमुच एक शैडो की तरह काम करता है और यह भी जानता है कि सिजोई एक ओमेगा है। सिजोई जब 12 वर्ष का था और जिंगी 17 वर्ष का, उस समय कुछ डाकुओं के हाथों मरने वाला था जिंगी, लेकिन सिजोई ने उसे बचा लिया और इमोशनल जिंगी ने मरते दम तक सिजोई की सेवा करने की शपथ ली। लेकिन इसके दिल में उसके लिए कुछ गुप्त भावनाएं भी हैं। वेनिंग इसके बारे में जानता है क्योंकि वेनिंग बहुत लंबे समय से सिजोई पर नजर रख रहा है, लेकिन उसने वांगजी को जिंगी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वह नहीं जानता कि उसने इसके बारे में क्यों नहीं बताया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वांगजी जिंगी के बारे में नहीं जानता। एक सम्राट के पास सब कुछ जानने के हर संभव तरीके हैं, अगर वो जानना चाहता है। वहीं दूसरी ओर सिजोई ऊब कर बाहर देख रहा था जब उसकी नज़र सुंदरी पर पड़ी, जो अपने पंखों से कुछ अजीब संकेत कर रही थी। सिजोई उसे कंफ्यूजन भाव से देख रहा था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसने ही सुंदरी को यह सिखाया है ताकि वे सबके सामने सिजोई को बता सके और कोई भी समझ न पाए। सिजोई खड़ा हुआ और जाने ही वाला था, तभी लांचिंग ने उसे रोका और पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं तीसरे भाई? सिजोई ने कोल्ड टोन में कहा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मुझे इन लोगों की लड़ाई देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और वैसे भी नया खून जल्द ही जीत जाता है। उसने झूठी मुस्कान बिखेरी और वहां से चला गया। तभी लांसेचन ने कहा, क्या उसने अप्रत्यक्ष रूप से मेरा अपमान किया? वहीं हाइक्वान ने भी कहा, क्या उसने मेरा प्रत्यक्ष रूप से अपमान किया? हाइक्वान और सिचन ने दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों एक साथ बोले, तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो? सिचन ने परेशान होने वाली आवाज निकाली। तभी हाइक्वान ने कहा, कम ऑन, अब तुम डॉग नहीं हो। वहीं सिचन ने अपना मुंह बना लिया। एकमात्र व्यक्ति जो पूरे साम्राज्य में सबसे बड़ा रोस्टर है, जो किसी को भी स्पीचलेस कर सकता है, उसका अपना भतीजा, जिसे वो अब तक चिड़चिड़े और व्यक्तित्व के कारण इतना पसंद नहीं करता, उसे रोस्ट कर रहा है। वहीं सिजोई के कक्ष में सिजोई अपने कमरे के अंदर आया, उसके अंदर से बंद किया और अपनी खिड़की को खोला और अपने हाथ से एक सांकेतिक भाषा बोली। यह देखकर जिंगी हर पहरेदार की नजरों से बचते हुए खिड़की के जरिए कमरे में आ गया। उसने सिजोई के सामने सिर को झुकाया और बैठ गया। जिंगी आज के बारे में रिपोर्ट करने लगा। उसने सिजोई के शरीर से अल्फा फेरोमोन की स्मेल को सूंघना। वो चौंक गया और तभी सिजोई ने कोल्ड टोन में पूछा, क्या हुआ? जिंगी उसकी नजरें कोल्ड हो गई। उसने पूछा, आप अल्फा की तरह क्यों स्मेल कर रहे हैं प्रिंस? सिजोई कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, क्या? सिजोई ने खुद को स्निफ किया। तभी उसे याद आया, ओह, ये वेनिंग है। देव फेरोमोन अभी भी मेरे साथ है, क्योंकि आज सुबह मैं स्नान नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ठंड थी।
दूसरों को शायद ये सोचकर संदेह ना हुआ हो कि ये मेरे फेरोमोन है, लेकिन जिंगी, कितनी परेशानी वाली बात है। तभी जिंगी ने अपनी भौहें उठाई और बोला, प्रिंस। सिजोई ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? उसने फिर कोल्ड टोन में कहा, बस इतना करो जितना तुमसे कहा जाए और दफा हो जाओ यहाँ से। वहीं जिंगी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसने कहा, आई एम सॉरी फ्रेंड्स। जिंगी ने सिजोई को मून पवेलियन में जो कुछ भी उसने देखा सब बताया। वहीं जिंगी ने कहा, उफ, तो वह पिता की सहानुभूति अर्जित करना चाहती है। ठीक है, तो सुनिश्चित करो कि वो अपने पूरे जीवन में मेरे पिता की सहानुभूति अर्जित करे। सिजोई मुस्कुराया। वहीं जिंगी ने सिजोई का मतलब समझा और सिर हिलाकर सहमति दी। सिजोई खड़ा हो गया और जाते हुए बोला, अब मैं चला जाऊंगा, अगर और कुछ नहीं है। तभी जिंगी ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। जिंगी ने सिजोई को पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचा और अचानक खींचने के कारण सिजोई खुद पर नियंत्रित नहीं कर सका और वो जिंगी से टकरा गया। वह हमेशा की तरह जिंगी की आंखों में बस वही कोल्डनेस और खालीपन देख रहा था। तभी उसने आह करते हुए कहा, इस बार क्या हुआ? तभी जिंगी ने अपने फेरोमोन को फैलाते हुए कहा, आपसे दूसरे अल्फा के फेरोमोन की स्मेल आ रही है और ये मुझे इरिटेट कर रहा है। सिजोई ने अपने मन में सोचा, क्या मुझे इसे बता देना चाहिए विनिंग के बारे में कि वो मेरा मीट है? फिर उसने जिंगी के चेहरे की ओर देखा। फिर उसने कहा, नहीं, मैं अपने वफादार डॉग को किसी बात पर दुखी नहीं होने दे सकता। वहीं जिंगी ने अपने फेरोमोन्स को फैलाना बंद किया। फिर उसने सिजोई की गर्दन को स्निफ करते हुए कहा, अब आप मेरी तरफ महक रहे हैं प्रिंस। वहीं सिजोई ने कोल्ड टोन में कहा, तुम क्या हो, एक डॉग? तभी जिंगी ने शांत स्वर में कहा, हालांकि आपने मुझे यही उपनाम दिया है और आप मुझे जो भी नाम देंगे मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। ये बात उसने सिजोई के कान पर विस्पर करते हुए कहा। सिजोई ने जिंगी को धक्का दिया और दूर खड़ा हो गया और कमरे से जाते हुए बोला, तो फिर अपनी जगह मत भूलना माय लवली डॉग। वहीं जिंगी दुखी मुस्कान के साथ विस्पर किया, मैं अभी कैसे? खैर, सिजोई बड़ा हो रहा है और अगर उसके शरीर में अभी भी अल्फा फेरोमोन नहीं है तो यह अजीब और संदिग्ध होगा और इसीलिए उसने जिंगी के फेरोमोन का इस्तेमाल किया। और फेरोमोन इतने शक्तिशाली हैं कि वह पूरे दिन तक सिजोई के साथ रहते हैं जब तक कि वह नहा न ले। लेकिन सिजोई ने अपने मेट के बारे में जानने के बाद भी जिंगी के फेरोमोन का इस्तेमाल करना बंद नहीं किया। खैर, वो नहीं चाहता, लेकिन उसका मेट, उसका वोल्फ उसे मजबूर कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उससे अल्फा पर कोई बुरा प्रभाव हो। वहीं दूसरी तरफ किचन में भी रसोइयों की मदद कर रहा था और उन्हें खाना बनाना सिखा रहा था। खैर, ऐसा नहीं है कि रसोइये खाना बनाना नहीं जानते, लेकिन बीइंग उन्हें मॉडर्न खाना बनाना सिखा रहा था और उनके साथ भी बीइंग ने जे का पसंदीदा खाना बनाना भी शुरू कर दिया। बर्तन में सब्जियां डालना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक उसे चक्कर आने लगा और अचानक आई स्मेल को उसने सूंघा और उसे उल्टी सी आने लगी। उसने अपना मुंह ढका। वहीं एंगशी ने चिंतित भाव से पूछा, आप ठीक हो गगा? विंग ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। विंग तुरंत बाहर आया। यह देखकर एंगशी और वो शुएंग भी उसके साथ आए। वो दोनों चिंतित थे। वह भी विंग के पीछे दौड़े। वह बस ये देखना चाहते थे कि विंग खंभे को पकड़े हुए बाहर खड़ा था और ताजी हवा में गहरी सांस ले रहा था। विंग को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन मतली की भावना अभी भी थी। उसने गहरी सांस ली। तभी एंगशी ने पूछा, गगा, सब ठीक है ना? क्या आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तभी विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ। वहीं विंग ने कहा, क्या तुम जाकर शाही रसोइये से भोजन हटाने के लिए कह सकते हो? मुझे डर है, मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। शुएंग जाने ही वाला था। तभी एंगशी ने विस्पर करते हुए कहा, गगा, पिछली बार आपने गर्भ निरोधक चाय नहीं पी थी। शुएंग जोर से चिल्लाया, क्या?
जैसे ही उसने सुना कि गर्भ निरोधक चाय के बारे में वो दोनों बात करें, एंग्शी ने विस्पर किया, सिट। विंग ने एंग्शी की ओर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और कहा, क्या तुमको लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? उसने विस्पर करते हुए कहा, ये इम्पॉसिबल है। मैंने उसे मेरे अंदर उसके सीड्स डालने ही नहीं दिए। वहीं एंग्शी ने विंग को आलोचनात्मक नजर से देखा और कहा, क्या आपको यकीन है? विंग ने कहा, वो शायद नहीं। उसने एक नर्वस स्माइल दी। तभी शुएंग ने कहा, तो आप प्रेग्नेंट है? ओह माय गॉड, आप वो उससे पहले बोल पाता। विंग ने अपनी हथेली से उसका मुंह ढक लिया। विंग ने शुएंग को ग्लेयर किया और कहा, शट अप। शुएंग ने नोट किया तो विंग ने अपना हाथ उठाया। तभी एंग्शी ने कहा, गग्गा, कांग्रेचुलेशन। तभी विंग ने कहा, नहीं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी डाइनिंग रूम की ओर जा रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर बगल के बगीचे के लगे पेड़ पर गई। वांग जी एक पल के लिए रुका ताकि वह उस व्यक्ति को देख सके जो पेड़ पर बैठा था और ताजा सेव खा रहा था। वांग जी को देखकर जंगशा की नजर भी उस दिशा में गई। उसने पेड़ पर विनिंग को देखकर राह भरी। वांग जी को देखकर विनिंग पेड़ से नीचे उतर गया और वांग जी की ओर आया। उसने बो करते हुए कहा, योर मैजेस्टी। तभी वांग जी ने उससे कहा, तुम पेड़ पर बिल्ली की तरह क्या कर रहे थे? वहीं वेनिंग ने कहा, आप देखिए, इतने सालों से इस मंडप में पेड़ पर रहना मेरी आदत बन गई है। अब मुझे यहाँ के अलावा कहीं शांति नहीं मिलती। वांग जी और चेंगशा दोनों ने मुंह बनाया। तभी चुशुन ने कहा, तो फिर जनरल मैनर के बारे में क्या है? वेनिंग ने कहा, मैं इसे किसी और को किराए पर क्यों ना दे दूं, या इसे सार्वजनिक सराय बनाऊं, मुफ्त में पैसा मिलेगा। जुशुन ने कहा, हाँ ये भी सही है, आप बहुत इंटेलिजेंट है जनरल। वहीं वेनिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और आह भरी। वांग जी उन दोनों की बकवास सुनना नहीं चाहता था, इसलिए वहां से दूर चलने लगा। वहीं वेनिंग ने कहा, रुके किंग, और वो भी वांग जी के पीछे चल गया। वेनिंग ने वांग जी के पीछे चलना शुरू कर दिया और उसे रोकने की कोशिश की और उसे जनरल मैनर किराए पर देने के लिए राजी किया। वांग जी बस वेनिंग के इस अद्भुत विचार से हैरान था। क्या जनरल मैनर ऐसी चीज है जिसे किसी को भी किराए पर दे सकते हैं? वांग जी से बात करते हुए वेनिंग और सभी लोग डाइनिंग रूम में पहुंच गए और वांग जी के साथ वेनिंग ने भी कमरे में दाखिल हुआ। सभी राजकुमार और राजकुमारियां वांग जी के सामने झुके, जबकि गार्ड और नौकर राजकुमारियों और राजकुमारियों के सामने झुके। वे सभी साहिब भाई की तरफ देखना नहीं भूले। वहीं सिशन ने वो करते हुए कहा, ब्रदर। वांग जी सिशन की ओर जाते हुए बोले, तुम कहाँ थे इतने दिन? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत याद किया। वहीं सिशन ने उसे घृणित दृष्टि से देखते हुए कहा, आई एम सॉरी। न केवल लान सिशन बल्कि सभी लोग वांग जी के इस कार्य से डिस्गस्टेड फील कर रहे थे। तभी जंगशा ने वांग जी से पूछा, क्या आप ठीक है किंग? वांग जी ने मुंह फुलाते हुए कहा, मुझे क्या हुआ है? तभी हाइक्वान ने कहा, ऐसा मत करिए, आप बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड लग रहे हैं और मुझे रोना आ रहा है। वांग जी ने अपनी पपी आइज दिखाई और कहा, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। वहीं लानचे ने 2 बार अपनी पलकें झपकाई तो सिजोई ने कोल्ड टोन में कहा, आपको किसने अपने बस में कर लिया? वहीं वांग जी का इतना ज़्यादा प्रेम देखकर लान जिंग ने भी कहा, किसी ने अभी शाही चिकित्सक को बुलाया क्या? जिंगचा वांग जी से 5 फीट दूर हो गया और कहा, हे भगवान, प्लीज दया करो, मैं अभी तक पिता नहीं बना हूँ। वहीं जोशुआ ने अपने मन में कहा, मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता, और वो जंगशा से भी पीछे हो गया। वही वेनिंग भी वांग जी से दूर होते हुए बोला, मुझे अभी भी शादी करनी है। दूसरी ओर शुएंग ने विंग की ओर देखते हुए कहा, चलो हम चिकित्सक के पास चलते हैं। एंग्शी ने भी नोट किया। तभी विंग ने कहा, भगवान के लिए, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। वो शुएंग और एंग्शी के साथ जाना नहीं चाहता था। तभी शुएंग ने कहा, पर हमें निश्चित करना है, इसलिए हमारे साथ चलो। तभी एंग्शी ने भी कहा, हाँ गगा, प्लीज हमसे सहमत हो जाइए। वहीं मून पवेलियन में मैया स्नान करके वॉशरूम से बाहर आती है। वह छोटी सी मेज के सामने जमीन पर बैठी और अपने सामने कागज से आई और ब्रश ले लिया। उसने उस पर सुंदर ढंग से एक सुसाइड नोट लिखना शुरू कर दिया।
खैर उसे सब कुछ ठीक से करना होगा। वह यह भी जानती है कि वह बांग्जी से कितना प्यार करती है और अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए, उन्हें चोट पहुंचाने के लिए वह उनसे कितना दुखी है। वह अपने द्वारा लिखे गए उत्तम पत्र को देखकर संतोष ने मुस्कान बखेरी। नोट को ऐसी जगह रखा जहां पर हर कोई देख सके। उसने नोट को ध्यान देने योग्य स्थान पर रखा और अंत में चाकू से अपने हाथ को कट करते हुए मुस्कुराते हुए बोली, अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। उपपत्नी विंग म्या वास्तव में मरने की योजना नहीं बना रही है। उसने पहले ही अपनी निजी नौकरानी को 45 सेकंड के बाद कमरे में प्रवेश करने के लिए कह दिया था और वे अपनी कलाई को थोड़ा सा ही काट लेगी, सही नस्बे को नहीं काटेगी और बाद का काम उसकी विश्वसनीय नौकरानी द्वारा कर लिया जाएगा, जो इसका बड़ा बवाल मचा देगी। मैं उसे दर्द हुआ। खून की 2 बूंदें जमीन पर गिरी। जैसे ही चाकू ने ताजा उसकी चमक को छुआ, म्यामा को लगा कि उसके अंदर कुछ गर्म जल रहा है। उसे सांस लेने में कठिनाई महसूस हो रही है। उसने अपना संतुलन खो दिया और जोर से खांसते हुए फर्श पर गिर गई। शरीर कमजोर हो रहा है और दिमाग खाली हो रहा है। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसका अंत बहुत निकट है। मैं ने जोर जोर से कफ करना स्टार्ट किया क्योंकि उसे सांस लेने की कोशिश करने में अपनी छाती को पकड़ लिया। फिर भी उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। यहाँ वो दर्द में थी और कमरे के बाहर एक पेड़ पर बैठा कोई व्यक्ति उसके दर्द भरे अभाव को देखकर आनंद ले रहा था और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। जिंगी ने अपने मशोहिल की त्वचा को हल्के से सहलाते हुए कहा, तुम्हारा जहर बहुत घातक है मशोहिल। वही मशोहिल उसके सहल पर फुफकारते हुए रेंग रही थी, जैसे चिंगी को थोड़ी गुदगुदी महसूस हुई। खैर, जिस चाकू से मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया, उसके इस्तेमाल से पड़ने से पहले ही उस पर मशोहिल का जहर लगा हुआ था और 5 मिनट के अंदर ही अगर मारक दवा नहीं ली गई, वह दुनिया को अलविदा कह देगा। एक नौकरानी ने मैमा के कमरे में दाखिल हुई और मैमा को फर्श में देखकर वह जोर से चिल्लाई, जबकि उसकी कलाई से खून टपक रहा था। उसने कहा, मैडम कृपया जाग जाइए मैडम। उसको अपने बेहतरीन अभिनव के लिए अच्छा भुगतान करना होगा। उसने रोते हुए चुपके से मुस्कुरा रही थी। वहीं जिंगी ने अपने मन में कहा, अब उसे कौन बताएगा कि उसकी मैडम सचमुच चली गई। मैमा की मौत ने सबको चौंका दिया। सचमुच सबको। जो भी मैमा को जानता था वो जानता था कि मैमा कितनी महत्वाकांक्षी है। फिर अचानक उसने आत्महत्या क्यों की? लेकिन फिर से लिखावट झूठ नहीं बोलती है ना। नौकरानी भी डर गई। उसने सोचा अगर वे सबको सच बता देगी तो क्या सभी उस पर शक नहीं करेंगे। वह डर गई थी, इसलिए उसने किसी को सच नहीं बताया। वहीं विंग पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि नोवेल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कभी नहीं। विंग थोड़ा डरा हुआ था। क्या होगा अगर बच्चे अपनी माँ की मौत के लिए वांगजी और विंग को दोषी ठहराएं? भले ही विंग ऐसे अभिनय करता है जैसे उसे बड़े बच्चों से परेशानी है, लेकिन वह वास्तव में उनसे प्यार करता है और उनकी देखभाल करता है। वो परेशान करने वाले हैं, लेकिन वो देखभाल करने वाले और क्यूट भी हैं। जिसने सोचा था कि वो स्थिति का लाभ उठाएंगे और सम्राट के अपने बेटों को उसका दुश्मन बना देंगे, बस उन्होंने कितनी गलत भविष्यवाणी की। क्योंकि राजकुमार कुछ दिनों तक रो सकते हैं, लेकिन सचमुच वो 3 सप्ताह के भीतर सब कुछ भूल गए, जैसे मैमा कभी उनकी माँ थी ही नहीं। खैर, वे नहीं थी। हैकवान जो हमेशा अपनी माँ के दबाव में रहता था, हमेशा अपनी माँ से उसके छोटे भाई बहनों को चोट पहुंचाते हुए और थोड़ी सी गलती के लिए उन्हें सजा होते हुए देखा था। अपने छोटे भाई को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देना, ये जानते हुए कि उसे अंधेरे से डर लगता है। अपनी माँ के प्रति नफरत कम उम्र में ही उससे शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी वह उसकी माँ थी। भले ही हमारा पालतू कुत्ता मर जाए हम रोते हैं, और आखिरकार वह तो माँ थी। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए शोक मनाना जो उसके लिए माँ से ज़्यादा एक राक्षस की तरह
समय की बर्बादी है। हनवल के बारे में उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी अपनी माँ के गले तक नहीं लगा। जब वह छोटा था, मुश्किल से 6 साल का, तब मैम ने उसे अपने भाई के साथ तीरंदाजी सीखने के लिए भेज दिया। हनवल ही है वो जो ये जानता है कि वो कितनी कठिनाई से गुजरा है। वह साल में 2 या 3 महीने के लिए घर आता है। वह अपनी माँ के बचपन उसकी माँ ने उससे उसका बचपन छीन लिया और पिता से नफरत करता है। लेकिन वांगजी के प्रति नफरत कम है, क्योंकि कम से कम वांगजी उसे देखने जाता था जब वह बीमार होता था, दुखी होता था, या जब वह किसी बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेता था। वांगजी एक आम आदमी की तरह रूप से प्रसन्न होकर वहां जाता था, लेकिन हनवल उसे हमेशा पहचान लेता था। लेकिन उसकी अपनी माँ जब भी वह घर आता तो वह उसे वापस भेजने के लिए उत्सुक होती। यही कारण है कि वह कभी भी 3 महीने से अधिक नहीं रुकता था। वहीं जे उसे म्याम्या द्वारा सबसे ज्यादा सजा दी जाती थी। जरा सी गलती पर भी उसके हाथ पर अब तक वार किया जाता था जब तक उसमें खून न निकल जाए। सबसे डरावनी बात यह है कि उसने अपनी माँ को अपने 2 अजन्मे भाई बहनों को मारते हुए देखा है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि वह छोटा और डरा हुआ था। यही कारण है कि चौथे राजकुमार के लिए अपनी माँ से नफरत करने के लिए पर्याप्त है। वहीं ये जिन, वो एक छोटे लड़के का दिल है। वो बहुत सॉफ्ट है। भले ही उसकी माँ उससे नफरत करती हो, वो कभी भी अपनी माँ से नफरत नहीं कर सकता। इसीलिए वह अकेला था जो अपनी माँ की मौत के लिए वास्तव में दुखी था। एजिन विंग को गले लगाते हुए रो रहा था। विंग ने उसके पेट को शांतिपूर्ण थपथपाया और कहा, सब ठीक हो जाएगा राजकुमार। हम तुम्हारे लिए यहाँ हैं। तुम्हारे फादर, तुम्हारे भाई, सब तुम्हारे लिए यहाँ हैं राजकुमार। वहीं एजिन रो रहा था। विंग ने अपने मन में सोचा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो आत्महत्या करे। यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। वहीं सिजोई जो जे के साथ था, उसने कहा, क्या तुम रोना बंद कर सकते हो? ऐसा नहीं है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। वहीं जे ने रोते हुए और सिजोई की ओर देखते हुए कहा, पर वो मेरी माँ थी। सिजोई ने एक गहरी सांस ली। वहीं वांगजी ने सिजोई की ओर देखा और कहा, पहली बार इसने मेरे लिए समस्या पैदा करने की बजाय उसे हल कर दिया। वहीं जी हाँ अपने अंदर से भगवान का शुक्रिया करते हुए बोली, भगवान का शुक्र है वे विच मर गई। फिर उसने बाहर उदास चेहरा बनाते हुए कहा, वह मरने के लिए बहुत छोटी थी। वहीं लांजिंग उलझन में थी कि वो दुखी हो या ना हो। उसने अपने मन में सोचा, क्या मुझे दुखी होना चाहिए? मैं तो उसे जानती भी नहीं। म्याम्या को मरे हुए अब पूरे 2 महीने हो गए हैं और 1 महीने के भीतर ही सब कुछ सामान्य हो गया। सब ठीक चल रहा था। विंग भी सभी राजकुमारों के साथ अच्छा बिहेव कर रहा था। हालांकि सब कुछ ठीक था, वांगजी के साथ इन दिनों कुछ गड़बड़ थी। वह इन दिनों पूरी तरह से अलग व्यवहार कर रहा था। वहीं रॉयल कोर्ट में वांगजी अपनी हथेली पर हाथ रखकर सिंहासन पर बैठा हुआ था और सभी मंत्री बिना कुछ बोले चुपचाप बैठे थे, क्योंकि वो जानते थे अगर उनके मुंह से कुछ भी गलत निकला तो वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। वांगजी ने कहा, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है रॉयल फिजिशियन। मेरा मन करता है मैं सबको मार डालूं और तुम सबका खून पी जाऊं, लेकिन फिर मैं तुम सबको कैसे मार सकता हूँ? तुम सब तो मेरे लिए परिवार की तरह हो। लेकिन आप सभी इतने परेशान करने वाले हैं कि मेरी तलवार आपके खूनी मांस को छूने के लिए व्याकुल हो रही है। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। कृपया मुझे ठीक कर दो रॉयल फिजिशियन। ये सभी शाही मंत्रियों के लिए भी आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि कुछ दिनों से वांगजी इसी तरह का व्यवहार कर रहा है और वे सभी मंत्रियों ने उससे नाता तोड़ लिया। वांगजी गुस्से में चिल्लाया, मुझे कोई उपाय बताओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। वही जंक्शन ने अपने मन में कहा, अब इस बिच को फिर से क्या हो गया? क्या ये फाइनली पागल हो गया है? वही विनिंग ने अपने मन में कहा, क्या ये प्रेग्नेंट है? पर ये तो अल्फा है, इसे कौन प्रेग्नेंट कर सकता है? विनिंग अपना अजीब अजीब तो मुंह बना रहा था। वहीं वांगजी ने उसकी ओर देखा और कोल्ड टोन में बोला, अब इस तरीके के मुंह बनाने का क्या मतलब है जनरल? विनिंग ने साफ साफ पूछ लिया, क्या किसी ने आपको फक किया है? जंक्शन ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या? वहीं वांगजी ने एक डेंजरस टोन के साथ कहा, क्या कहा तुमने?
विनिंग ने गल्फ किया और कहा, आई एम डन। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।